नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में बच्चों हम जो 5वां अध्याय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसी में अगला हम टॉपिक लेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने ये समझा था कि मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम है वह क्या था। बच्चों उसी क्रम में पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में एक प्रश्न आया था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है और यह मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों वैसे तो मैं पहले आपको ये समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब चूँकि ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान करके चलिए। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों जब आवर्त नियम की हम बात करते हैं तो दो आवर्त नियम हमारे सम्मुख आते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में दो आवर्त नियम हमको मिले, जिसमें एक था मेंडलीव का आवर्त नियम और दूसरा जिसका नाम है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। जिस प्रश्न में आधुनिक आवर्त नियम लिखा हो तो आप समझ जाइए कि यह वह आवर्त नियम है जो आज की तारीख में, या हम यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में जिसको मान्यता प्राप्त है। और हम यदि कहते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम, तो बच्चों आपको समझ जाना चाहिए कि आधुनिक आवर्त नियम से जिसे मान्यता आज प्राप्त है उससे ठीक पहले वाला ये आवर्त नियम है। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, मेंडलीव का आवर्त नियम और मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम वो पुराना वाला है और मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम इसके मायने ये हैं कि जिसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता मिली हुई है, वह आधुनिक आवर्त के नियम से जाना जाता है। तो बच्चों ये प्रश्न पिछली बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है और ये मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है। तो हम सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम की बात करेंगे, जिसे इस समय मान्यता प्राप्त है। बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हेडिंग पड़ा हुआ है नोट्स में, आधुनिक आवर्त नियम। इस आधुनिक आवर्त नियम की विशेषता ये है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस नियम में और उस नियम में जो मूलभूत अंतर वो केवल इतना सा ही है कि जब आधुनिक आवर्त नियम की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा जाए, यानी परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाले तत्व पुनः आ जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि ये परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। एक नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आपको केवल इतना लिखना है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बच्चों इसी में आपका पूरा उत्तर मान लिया जाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे मेंडलीव का जो आवर्त नियम, यानी पुराने वाला आवर्त नियम जो आज की तारीख में है उससे ठीक पहले वाला। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें वहाँ परमाणु क्रमांक का जिक्र है और यहाँ पर परमाणु भार का जिक्र है। परिभाषा सेम है, वही है, केवल आज जो लागू है उसमें परमाणु क्रमांक और उससे ठीक पहले वाला था परमाणु भार वाला। तो इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं बच्चों कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को हम परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में यानी आरोही क्रम में रखते चले जाएं, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। बच्चों मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में किया।
जबकि आधुनिक आवर्त नियम में जिसे आज मान्यता प्राप्त है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में किया है और यही तत्वों का मूल लक्षण है। बच्चों, आधुनिक आवर्त नियम से अभिप्राय यह है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है, या हम ये कह सकते हैं कि गुणों की आवर्तता प्रकट होती है। आवर्तता यानी पीरियोडिसिटी। बच्चों, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम है और मेंडलीव का आवर्त नियम, ये दोनों आप याद कर लीजिए। एक एक नंबर के प्रश्न तो अक्सर इसमें से पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो विस्तृत रूप से आपको पढ़ाई जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, तब आपकी समझ में आएगा। चूँकि अब हाई स्कूल में जो आपके सिलेबस के हिसाब से जितना है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। मैं उसमें अधिक आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि फिर आप बच्चों कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो मैं केवल आपके सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हैं केवल मैं उन्हीं को समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिनको हम S, P, D और F ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आप अगर उस टेबल को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को आपको उसमें देखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन फिलहाल 10th क्लास के स्तर से आप इन परिभाषाओं को याद कर लें और समझ लें। मैं समझता हूँ इतना अभी आपके लिए पर्याप्त है। तो बच्चों, ये था आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम। अब इसके बाद मैंने आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अब चर्चा करेंगे। बच्चों, इन प्रश्नों को आप बड़ी अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का जो वीडियो है, अगर आज के वीडियो को आपने ठीक तरह से समझ लिया और याद कर लिया तो बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में आपके कम से कम 2 अंक तैयार हो जाएंगे। यानी 2 अंक का आज के वीडियो में से 2 नंबर का पोर्शन अवश्य ही आएगा। बच्चों, ये वीडियो मैं आज जब अपलोड करूँगा तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं तुरंत आपको एक सूचना दूंगा और उस सूचना के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में भी कुछ आपसे कहूँगा, उसको भी आप समझना। अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न हम लेते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु भार से अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अभी हम आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव की जो आवर्त नियम है पुराने वाला, दोनों की हम चर्चा कर रहे थे। तो आज का जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों, आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। बच्चों, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा परमाणु भार से नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उस तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जान सकते हैं। बच्चों, तत्व की संयोजकता और तत्व के वर्ग की जानकारी भी परमाणु क्रमांक के द्वारा ही प्राप्त होती है। बच्चों, जब परमाणु क्रमांक से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आखिरी कक्षा होती है, उस आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से ही हम ये जान पाते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है।
तो बच्चों, परमाणु क्रमांक की सहायता से हम संयोजकता की भी जानकारी कर सकते हैं। बच्चों, संयोजकता क्या है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि संयोजकता क्या है। बच्चों, किसी भी तत्व के परमाणु की जो आखिरी कक्षा है, जो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजन करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो वही जो यौगिक हैं जो संयोजन करते हैं वही उनकी संयोजकता कहलाती है। उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसमें प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, तत्व की संयोजकता और उस तत्व के वर्ग की जानकारी भी परमाणु क्रमांक के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है, अतः परमाणु क्रमांक के आधार पर गुण धर्मों का निर्धारण करने में भी सरलता होती है। इसीलिए परमाणु क्रमांक को परमाणु भार से महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों, ये था प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बच्चों, हम लेते हैं एक दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न को परिभाषित करो। उसमें पहला है लैंथेनाइड और दूसरा है बच्चों एक्टिनाइड्स। तो बच्चों, पहला जो लैंथेनाइड्स है हम उसे समझेंगे, उसके बाद एक्टिनाइड्स को समझेंगे। जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में SPDF यानी जो F ब्लॉक है वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का है। तो उसमें हम लैंथेनाइड्स को इस तरीके से परिभाषित करेंगे बच्चों कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 58 से और 71 वाले जो तत्व हैं उनके गुण समान होते हैं। और ये परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व लैंथेनम के बाद में आते हैं। जो 57 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो लैंथेनम है। तो लैंथेनम वाले जो तत्व हैं, तो चूंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। तो बच्चों, आपको इसमें ये याद रखना है कि परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 वाले जो तत्व हैं उनके गुण समान होते हैं, और चूंकि लैंथेनम के बाद में आते हैं इसलिए इन्हें हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। बच्चों, अब हम एक्टिनाइड्स के बारे में समझें। तो इसी तरीके से परमाणु क्रमांक 90, परमाणु क्रमांक कितना 90 से 103 यानी 103 वाले जो तत्व हैं इनके गुण समान होते हैं। और ये परमाणु क्रमांक 89 यानी 89 वाला जो तत्व है एक्टिनियम, 89 परमाणु क्रमांक एक्टिनियम का होता है। तो एक्टिनियम के तुरंत बाद वाले जो तत्व हैं 103 तक, उन्हें हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। चूंकि ये एक्टिनियम के बाद के तत्व हैं तो हमने उसको नाम यानी इसका जो नाम रखा गया है वो एक्टिनाइड्स रखा गया है। तो परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको ठीक से याद कर लेंगे। लैंथेनाइड्स क्या होते हैं और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। बच्चे कहते हैं सर हेडिंग पड़े हुए इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। अरे मैंने हेडिंग डाला हुआ है बच्चों कि लैंथेनाइड्स, तो इसमें से प्रश्न बन जाता है कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं। हेडिंग पड़ा हुआ है एक्टिनाइड्स, तो बच्चों एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, तो आप इनको ढंग से याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। अब यहाँ मैं आपको समझा दूं बच्चों, उत्कृष्ट गैसों का अभिप्राय अक्रिय गैसों से होता है, यानी वे गैसें जो क्रियाशील नहीं होती हैं। और बच्चों, इनके आखिरी
जो कक्षा होती है, जब हम इनका परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको किसी से भी संयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अष्टक बनाने के लिए इनका अष्टक पूरा होता है। बच्चों, ये अक्रिय गैसें होती हैं, इसलिए इसको हम अक्रिय गैस वाला समूह भी कह सकते हैं। तो बच्चों, जो उत्कृष्ट गैस हैं या अक्रिय गैस हैं, उनको पृथक समूह में रखा जाता है, क्योंकि ये अक्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं और ये अन्य तत्व अथवा यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए ये उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहलाती हैं। एक संक्षिप्त सा इसका उत्तर है। बच्चों, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी आपके सम्मुख होगी तो आप उसमें देखेंगे कि दाहिनी ओर लास्ट वाला जो समूह है उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपको गैसेज मिलेंगी और ये गैसें शून्य समूह की मानी जाती हैं। इनको हम शून्य समूह की गैसें कहते हैं। ये क्रियाशील नहीं होती, ये क्रिया नहीं करती हैं। बच्चों, इसीलिए आपने पिछली कक्षाओं में हमसे सुना होगा, हमने आपको ज़रूर बताया होगा कि जो बल्ब है उस बल्ब के अंदर हम शून्य समूह की गैसों को ही भरते हैं। बल्ब में से वायु को निकाल करके हम निर्वात पैदा करते हैं और निर्वात पैदा करने के बाद उसमें शून्य समूह की गैसें, चाहे वो नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, रेडॉन हो, इनमें से किसी को भी हम उसमें भर देते हैं। क्योंकि क्रियाशील नहीं होती तो इसीलिए उसके अंदर आग नहीं लगती है। अगर इनके अलावा हम कोई और गैस भर देंगे और वायु, बच्चों आप जानते हैं कि वायु आग तब लगती है जब अग्नि कब प्रज्वलित होती है, जब वायु हो, यानी ऑक्सीजन हो, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जो है क्रिया करके आग को जलाती है। तो जब निर्वात पैदा करके हम शून्य गैस की समूहों को भर देते हैं बल्ब के अंदर तो उसमें आग नहीं लगती, इसीलिए उसका एलिमेंट बच्चों नहीं जलता है और बल्ब या ट्यूबलाइट लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न था कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि उत्कृष्ट गैसों को एक पृथक समूह में रखा जाता है क्योंकि अक्रिय होती हैं और ये अन्य तत्व अथवा यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करती। बच्चों, अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा छोटा सा है लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद रखिए बच्चों, बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी जो कोश होता है किसी भी तत्व के परमाणु का जो बाहरी कोश होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो बच्चों, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और प्रश्न इसी तरह का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी है। बच्चों, ये मैं यहाँ बता दूं, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का मतलब इसमें आधुनिक शब्द नहीं लिखा है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी जो आज प्रचलन में है ठीक उससे पहले वाली सारणी। तो बच्चों, उस सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं। बच्चों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त तो 7 ही हैं, लेकिन जो 9 वर्ग की जगह पे वहाँ हम 18 वर्ग लिखेंगे। जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट डे सेकंड डे, इस तरीके से करके 2 समूहों में बांटा गया है उसको, लेकिन वहाँ पे ग्रुप 18 हो जाते हैं। तो जो समूह हैं, वर्ग हैं, वहाँ पर 18 हो जाते हैं, लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है पुरानी वाली उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं और नई वाली में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आवर्त दोनों में 7 ही 7 हैं। बच्चों, अगला प्रश्न हम लेते हैं कि 17Cl35 यानी 17 इसका परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का बच्चों और 35 इसका परमाणु भार है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। बच्चों, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों, जब 17Cl यानी Cl का जिसका परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,7 2,8,7
और ये आवर्त संख्या होगी इसकी 3 और वर्ग संख्या होगी 7th A, वर्ग संख्या होगी 7th A। बच्चों इसी क्रम में एक और प्रश्न हम लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त। अभी मैंने बताया था आपको ठीक पहले वाले प्रश्न में कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त होते हैं। आवर्त पहले वाली में भी और इसमें भी 7 ही होते हैं। पहले वाले में आवर्त 9 थे और इसमें 18 है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रश्न हमने लिए और भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। बच्चों अगला हम प्रश्न लेते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। ये मैं थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि संयोजकता किसे कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश यानी जो आखिरी कक्षा होती है उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा ज्ञात की जाती है। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। बच्चों किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा ज्ञात की जाती है। अतः बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं कि 2,8,1 सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2,8,1 तो हमने देखा कि जो लास्ट वाली कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बच्चों 1 है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न हम लेते हैं बच्चों, उपधातु क्या होती है। बच्चों आपने अभी तक पढ़ा धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं क्या होती हैं बच्चों। एक और है ये उपधातु। तो उपधातु वो होती हैं बच्चों या वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वे तत्व जो धातुओं तथा अधातुओं दोनों के अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। बच्चों इनको हम अर्धधातु भी कहते हैं। ये एक नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। एक और प्रश्न हम इसी क्रम में लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आप क्या समझते हो। बच्चों किसी सहसंयोजी यौगिक में किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध से एक तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बच्चों किसी सहसंयोजी यौगिक में किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध से एक तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बच्चों एक और आखिरी प्रश्न हम लेंगे अब इस चैप्टर में कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में केवल 2 तत्व ही क्यों होते हैं। बच्चों आवर्त सारणी जब आपके सम्मुख होगी तो आप देखेंगे कि उसमें बाईं ओर सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया है और दूसरी ओर जो है आप देखेंगे लास्ट में जाकर के जो अक्रिय गैसों वाला जो समूह है जिसे हम शून्य समूह कहते हैं उसमें आप देखेंगे कि हीलियम आपको मिलेगा। तो ये पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो प्रश्न ये है कि ये पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व क्यों आए, अन्य क्यों नहीं आए। तो बच्चों इसका कारण ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पहले कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब लिखते हैं तो बोरबरी के सिद्धांत जो 2n2 होता है उसके अनुसार लिखते हैं। तो उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो अथवा तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा नहीं होता। जो बोरबरी का नियम है
2n2 उसके हिसाब से हम देखें 2n², n जहाँ कक्षा होती है तो पहली कक्षा यानी n का मान रखते हैं तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणा 1 बराबर 2, यानी पहली जो कक्षा है बोरवरी के 2n² के अनुसार कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, 1 या 3 नहीं हो सकती। तो बच्चों पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 1 तथा 2 हैं। बच्चों ये जो हाइड्रोजन सबसे पहले रखा गया है ना, इसकी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। आप मुझसे कई एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये आप जो बता रहे हैं सब में ये हाइड्रोजन को यहाँ इस तरीके से क्यों रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, ये बिल्कुल अनिश्चितता इसमें बनी हुई है। तो इसलिए बच्चों अभी हम हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते कि इसको सबसे पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई सही सटीक जो है स्थिति अभी तक वैज्ञानिक जो है अभी कोई तथ्य इसके बारे में नहीं दे पाए हैं। तो बच्चों पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। हीलियम जो अक्रिय गैस वाला जो समूह है उसके अंदर आता है। तो बच्चों इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन के विन्यास के नियम के अनुसार पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 या 3 नहीं रह सकते। इसलिए पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 1 तथा 2 होते हैं। लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन के बारे में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस पर हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। बच्चों इस चैप्टर के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया, आपको ठीक प्रकार से समझाया। ये वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा क्या, आप तो सुन ही रहे हैं, तो अपलोड हो चुकी है। और इस वीडियो को आप ध्यान से खूब समझ लें अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वीडियो के सुनने के 10 मिनट पश्चात मैं आपको पुनः आज 4 प्रश्न फिर से दूंगा और 4 प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत 15 मिनट के भीतर लिखने हैं, क्योंकि वो चारों प्रश्न बहुत छोटे छोटे होंगे। बच्चों आज केवल आपके पास PDF फाइल नहीं है, केवल वीडियो है, तो वीडियो में से ही आप सुनेंगे और साथ के साथ उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि वीडियो आपने देख ली है तो पुनः एक बार इस वीडियो को आप देखें और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठें, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे उत्तर हैं, उनको कॉपी में आप नोट कर लें। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा जिनका जवाब आपको तुरंत देना होगा। इससे हमको ये पता लगेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, आप वीडियोज को कितना देख रहे हैं। आज का जो टेस्ट लेने का जो तरीका है वो पिछले टेस्ट से भिन्न है। पहले आपके पास नोट्स थे तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते थे, आपके पास समय था, लेकिन ये आज आपको तुरंत याद करना है, यानी वीडियो को ढंग से सुनना है, सुनते सुनते समझना है, सुनते सुनते समझते हुए आपको कॉपी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं वीडियो आपको ये 12 बजे मिलेगी, यानी मिली है 12 बजे आप देख रहे हैं, तो 12 बजे से पहले आपको वीडियो नहीं मिलेगी, 12 बजे आपको वीडियो मिलेगी। उसके आधे घंटे में आप वीडियो को खूब समझ लें और मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट ऊपर ही दूंगा, और ठीक 12:45 पर 12:45 पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से समझ लें। नमस्कार बच्चों।